तो आज हम स्टडी करेंगे डेथ नोट के पीवी केस के बारे में और मैं बताना चाहूंगा भाई इट इज डैम इंटरेस्टिंग। मैंने आज तक ना अपनी जिंदगी में नॉवल नहीं पढ़ी, लेकिन आज आखिरकार मैंने एक पूरी नॉवल खत्म कर दी जो कि काफी कंफ्यूजिंग भी थी, लेकिन मजा बहुत आया। इसमें एक कैरेक्टर है बियॉन्ड बर्थडे इज अ फकिंग बियॉन्ड लेवल यार। मैंने आज तक इतना साइकोटिक बंदा नहीं देखा यार। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट तक चीजें रिवील होती रहेंगी, बिकॉज इट्स नॉट अ मांगा और एनिमे, इट्स अ नॉवल एंड इट विल गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जैसा मुझे मिला है। और यार इस वीडियो में टाइम तो लगना ही था, क्योंकि यार पहले नॉवल पढ़ो, फिर उसे समझो, सही से नोट्स बनाओ, फिर रिकॉर्डिंग एंड देन एडिटिंग एंड दूसरा चैनल भी तो संभालना होता है। सो यार इट टेक्स टाइम और मुझे आदत भी नहीं है नॉवल पढ़ने की। बहुत बारी तो मेरी आंख भी लगी है इसे पढ़ते हुए। टेंशन मतलब तुम्हारी नहीं लगेगी इस वीडियो को देखते हुए। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। लॉस एंजलिस बीबी केस। अब जो ये बीबी मर्डर केस है, ये असल में हमारी जो डेथ नोट की मेन स्टोरी है उससे 1 साल पहले टेक प्लेस करती है। और असल में ये जो स्टोरी नरेट हो रही है ये एल के मरने के बाद हुई है। और पता है इसे नरेट कौन कर रहा है? मिकेल कीर, यानी कि मेलो। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, तो आई लाइक इट। अब मैं तुम्हें स्टोरी नॉवल के हिसाब से बताऊंगा, चैप्टर टू चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 द मैसेज। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 14 अगस्त को नेओमी मिसोरा, जो इस वक्त लॉस एंजलिस में ड्यूटी कर रही है और किसी रीजन की वजह से उसे एफबीआई ड्यूटी से सस्पेंड किया गया है। अब वो अपने कमरे में लेटी होती है, तभी उसके लैपटॉप पर उसे एक मैसेज आता है जो कि एल का था। फिर उसका एल वाला स्क्रीन आ जाता है। देखो एल से वैसे भी कोई कभी नहीं मिला, बट एज अ एफबीआई एजेंट शी नोज एल इज अ ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। एल उसे बताता है कि एक लॉस एंजलिस मर्डर केस है, तो उसे सॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिसोरा उसे हाँ कर देती है। एल फिर उसे बताता है कि इस केस में 3 मर्डर्स हो चुके हैं। पहला 31 जुलाई 2002 को हुआ। 31 जुलाई मेरी बर्थ डेट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मरने वाला एक 44 साल का आदमी था, उसका नाम बिलीव ब्राइड्समेड था और वो एक फ्रीलांसर राइटर था। और इसकी मौत एस फिक्सेशन की वजह से हुई है। गलत प्रोनाउंस करा हो तो सॉरी, बट या आई डोंट लाइक बायो, और तुम्हें ये दिख ही रहा होगा। इस कंडीशन में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बॉडी से डेफिशिएट कर जाती है। एक तरह से उसका गला घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। दूसरा मर्डर 4 अगस्त 2002 का हुआ है। अब की बार एक 13 साल की बच्ची नाम क्वार्टर क्वीन, और इसके सर को ब्रूटली डैमेज करा गया था और इसकी आंखें तक निकाल ली गई थी। और तीसरा मर्डर इसके 9 दिन बाद 13 अगस्त 2002 को हुआ। अब की बार 28 साल की लड़की नाम बैकयार्ड बॉटम स्लैश, और ये बैंक में काम करती थी और इसकी मौत एक्सेंगुइनेशन की वजह से हुई है, मतलब कि ब्लड लॉस की वजह से, और जो कि होना भी था कि किलर ने इसके लेफ्ट आर्म और राइट लेग को पूरा काट दिया था। और वो भी सीधे काटा नहीं है, किसी हथियार से पीट पीट कर इसे निकाला गया है। अब अगले दिन एल अरेंजमेंट करता है, जिसके बाद मिसोरा पहले विक्टिम ब्राइड्समेड के घर जाती है जहां उसका कत्ल हुआ था, वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वैसे वहां पहले पुलिस आकर इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, लेकिन एल को भरोसा था कि मिसोरा वो ढूंढ सकती है जो पुलिस भी न ढूंढ पाई हो। अब क्या है कि किलर बहुत चालाक था, उसने एक भी फिंगरप्रिंट या एक भी क्लू किसी भी मर्डर पर नहीं छोड़ा था। मिसोरा खुद कंफ्यूज थी कि वो कैसे इधर क्लूज ढूंढेगी। साथ साथ वो एल से भी कॉल पर बात कर रही थी। एल उसे ये भी बताता है कि इस केस का नाम वारा निनग्योम मर्डर केस है, क्योंकि हर मर्डर स्पॉट पर उन्हें वारा निनग्योम डॉल्स मिलती हैं। आई मीन ये जो टोटके वाली डॉल नहीं होती जो हॉकिंस यूज करता है वन पीस में। अब जो पहला मर्डर हुआ था उधर उन्हें 4 डॉल्स मिली थी। जब दूसरा मर्डर हुआ तो उधर उन्हें 3 डॉल्स मिली। तीसरे मर्डर पर 2 डॉल्स मिली, यानी कि हर एक मर्डर के बाद 1 डॉल कम हो रही है। इट्स लाइक अ रिवर्स काउंटिंग। इसके हिसाब से जो अगला मर्डर होगा उधर 1 डॉल होगी। मिसोरा कहती है तो ये भी हो सकता है कि 4th मर्डर आखिरी भी हो, क्योंकि उसके बाद तो रिवर्स काउंटिंग खत्म हो जाएगी। एल कहता है नहीं, लास्ट मर्डर 3rd मर्डर था जो पहले हो चुका है। अब मेरी निगरानी में मैं 4th मर्डर होने ही नहीं दूंगा। व्हाट अ फकिंग कॉन्फिडेंस। एल कहता है मैं एक बात तुम्हें बताना भूल गया कि किलिंग शुरू होने से पहले 22 जुलाई 2002 को एक लेटर किलर ने पुलिस के पास भिजवाया था, जिसमें एक क्रॉसवर्ड पजल थी, लेकिन वो इतनी डिफिकल्ट थी कि वो लोग इसे सॉल्व ही नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए उन्होंने वो फेंक दी। लेकिन जैसे तैसे मैंने उस क्रॉसवर्ड पजल की एक कॉपी अपने पास कल तक मंगवाई, और सच्ची में वो काफी मुश्किल था। और जब मैंने वो सॉल्व की तो उसमें मुझे एक मैसेज मिला। मिसोरा तुरंत बोलती है
उस मैसेज में जरूर फर्स्ट मर्डर का एड्रेस होगा। एल कहता है हाँ 221 इंस स्ट्रीट हॉलीवुड, जहाँ अभी तुम इस वक्त हो। एल कहता है अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे केसेस पर भी काम करना है और हाँ मुझे रिपोर्ट करती रहना। अब मिसोरा समझ जाती है कि क्यों एल को उसकी जरूरत थी। बीइंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, वो काफी बिजी रहता है और इस वक्त भी वो दुनिया भर के कई सारे डिफिकल्ट केसेस सॉल्व कर रहा है और इसीलिए उसे इस केस के लिए एक आंख और कान चाहिए था जो आके उसकी जगह पर क्राइम सीन को एनालाइज करे और अपने पर्सपेक्टिव से उसे समझे। अब मिसोरा के पास पुलिस फाइल की मदद से उन विक्टिम की मर्डर स्पॉट की फोटोज भी थी और उसी में वो देखती है कि ब्राइड्समेड के शरीर पर चाकू के निशान भी थे और ऐसा लग रहा था कि किलर ने कुछ उधर लेटर्स लिखे एज अ मैसेज, लेकिन उसे सही से समझ ही नहीं आ रहा था। अब वो हर जगह चेक करती है लेकिन उसे एक भी क्लू नहीं मिलता। अब आखिरी में वो सोचती है जरा मैं बेड के नीचे भी एक बार देख ही लूं, वैसे कुछ फायदा तो नहीं होने वाला, फिर भी एक बार देख ही लेती हूँ। अब जैसे ही वो देखने के लिए बेड के नीचे झुक रही होती है तभी उधर से एक हाथ निकलता है जिसे देख वो हैरान हो जाती है और पीछे हट जाती है। वहां से एक आदमी निकलता है जिसने एक व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे फुल ब्लैक एंड उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े डार्क सर्कल्स थे जैसे वो कई वक्त से सोया ही नहीं है। वो कहता है मेरा नाम है रियोजाकी। चैप्टर 2 रियोजाकी। अब वो दोनों बाहर लिविंग एरिया में जाकर बैठते हैं। रियोजाकी अपने पैर ऊपर करके बैठता है लाइक एल। वो बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है जिसे हायर करा है विक्टिम के पेरेंट्स ने। वो बताता है कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था लेकिन तभी उसने किसी की आवाज सुनी और वो नीचे बेड के नीचे छुप गया। मुझे लगा कि शायद किलर वापस आया है। कभी कभी वो क्राइम सीन पर कुछ भूल जाते हैं तो उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं। मिसोरा कहती है मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ और मैं भी किसी के अंडर काम कर रही हूँ पर वो एक सीक्रेट है। फिर रियोजाकी जाता है और वहाँ की फ्रिज से जैम निकाल कर लाता है। वो कहता है ये मैं अपने साथ लाया था। शुगर खाने से दिमाग तेज चलता है और फिर वो हाथ डालकर जैम खाने लगता है। रियोजाकी कहता है क्यों ना हम साथ में काम करें और उस किलर को पकड़ें। फिर वो अपनी जेब से वही क्रॉसवर्ड पजल निकालता है। वो देख हैरान हो जाती है कि इसकी कॉपी ढूंढने में तो एल को भी बहुत परेशानी हुई थी, तो इसके पास ये कहाँ से आ गई। वो बताता है कि मैंने इसे सॉल्व करा है और इसका आंसर इधर का एड्रेस बता रहा था, जिसका मतलब है कि किलर ने यहाँ पर भी क्लू छोड़े होंगे अपने सेकंड किल के रिलेटेड। उसके बाद वो बेडरूम में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। फिर मिसोरा उसे फोटो दिखाती है विक्टिम की। रियोजाकी कहता है इसके शरीर पर जो ये चाकू के निशान है ये तो रोमन नंबर जैसे लग रहे हैं। मिसोरा फिर देखती है और कहती है हाँ यार तुम तो सही कह रहे हो। अब इसके बाद मिसोरा टॉयलेट जाती है और वहां जाकर चुपके से एल को फोन लगाती है और उसे सब कुछ रिपोर्ट करती है। एल कहता है तुम उसके साथ कोऑपरेट करो और वो जैसे केस को सॉल्व करना चाह रहा है उसे करने दो। वो कहता है मुझसे रहा नहीं गया, मुझे एक क्लू मिला है। वो दिखाता है कि उसके बेडरूम में जो बुक शेल्फ रखी हुई थी, वो कहता है ध्यान से देखो अकाजुकिन चाचा की बुक रखी है। तो अकाजुकिन चाचा एक बहुत फेमस मांगा और एनिमे सीरीज है, तो वहाँ उसकी बुक शेल्फ में उसका कलेक्शन रखा हुआ था। रियोजाकी कहता है मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सीरीज का, इसलिए मुझे पता है कि इसके टोटल 12 वॉल्यूम्स हैं, पर इधर वॉल्यूम 4 और 9 गायब है। आई मीन बीच के वॉल्यूम्स क्यों गायब है। मिसोरा कहती है लेकिन ये बुक शेल्फ तो इतनी ज्यादा भरी हुई है, इसमें तो जरा सा भी स्पेस नहीं है कि कोई और बुक रखी भी जा सके। तभी उसका दिमाग चलता है, वो उसे पूछती है अच्छा तुम्हें वॉल्यूम 4 और 9 के एग्जैक्ट पेजेस याद हैं? वो कहता है हाँ बिल्कुल। वॉल्यूम 4 में आई थिंक 192 पेजेस थे और वॉल्यूम 9 में 184 पेजेस थे। मिसोरा कहती है ये एड अप करके हो गए 376 पेजेस। अब वो उस बुक शेल्फ में चेक करने लगती है तो उसे एक बुक मिलती है जिसमें एग्जैक्ट 376 पेजेस थे। वो कहते हैं किलर वो दोनों वॉल्यूम्स ले गया और उसकी जगह ये बुक छोड़ गया जानबूझकर। इसका मतलब इस बुक में कुछ क्लू है। फिर वो कहती है उसकी बॉडी पर निशान थे ना रोमन नंबर्स में, तो अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो वो होंगे 16, 59, 1423, 159, 13, 7, 582, 724, 1001, 40, 51, 31। रियोजाकी कहता है लेकिन इस बुक में तो सिर्फ 376 पेजेस हैं, बाकी के जो ज्यादा बड़े नंबर हैं उनका हम क्या करेंगे। मिसोरा कहती है उन्हें हम राउंड अप कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हमें ये करना है 376 तो हमें एक बार गिनना ही है, लेकिन फिर उसके बाद अब हम दोबारा गिनना स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 1 से। लेकिन हम पेज 1 को 1 नहीं गिनेंगे बल्कि 1 को 377 गिनेंगे, 2 को 378, 3 को 379 और ऐसे चलते चलते हमें 582 नंबर का भी पेज मिल जाएगा। ऐसे बाकी बड़ी डिजिट्स के भी वो पेजेस ढूंढ लेते हैं और अब ये इन सारे पेजेस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को जोड़ते हैं और पता है क्या मिलता है उन्हें? QUARTER, QUEEN, क्वार्टर क्वीन। यानी कि किलर ने अपने दूसरे विक्टिम का क्लू फर्स्ट क्राइम सीन में ही दिया था। चैप्टर 3 अपोजिशन।
अब अगले दिन 16 अगस्त को मिसोरा जा रही थी सेकंड विक्टिम के घर इन्वेस्टिगेशन करने। तभी रास्ते में उस पर एक अटैकर अटैक करता है, लेकिन मिसोरा को भी कैपोर या मार्शल आर्ट्स आता था। वो सीधा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके हमले डॉज करता है और वहां से भाग जाता है। मिसोरा समझ जाता है कि वो उसे यहाँ मारने नहीं आया था। अगर उसे मारना होता तो वो कब का मार चुका होता। वो यहाँ उसकी एबिलिटीज चेक करने के लिए आया था। अब वो विक्टिम के घर पहुंचती है तो वहाँ बाहर युजाकी उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ काफी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो मिसोरा कहती है, यार हम इधर कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर क्लू ढूंढ भी लिया तो वो हमें थर्ड विक्टिम तक ले जाएगा, और वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। हमें थर्ड विक्टिम को एनालाइज करना चाहिए ताकि हमें फोर्थ मर्डर जो होने वाला है उसके क्लूज मिले। युजाकी कहता है, पॉइंट तो है। अब मिसोरा तीसरे विक्टिम की फोटोग्राफ को देखकर एनालाइज करने लगती है। तभी युजाकी कॉफी बनाकर लेकर आता है और उसे ऑफर करता है। अब जैसे ही वो उसे पीती है उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो इतनी मीठी थी जैसे वो चाशनी पी रही हो। अब वो थर्ड विक्टिम की फोटो देख रही होती है जहाँ उसका लेफ्ट आर्म और राइट लेग काटी गई थी। फिर युजाकी उससे बोलता है, यार तुमने नोटिस किया कि इन विक्टिम्स के इनिशियल्स कितने सिमिलर से हैं। पहले वाले का नाम था बिलीव ब्राइड्समेड, दूसरे का वाटर क्वीन, तीसरे का बैकयार्ड बॉटम स्लैश BBQQBB। मिसोरा कहती है ऐसे ही इनके मरने की डेट भी एक पैटर्न बना रही है। पहला क्लू पुलिस वालों को मिला था 22 जुलाई को, और उसके 9 दिन बाद 31 जुलाई को पहला मर्डर हुआ। फिर उसके 4 दिन बाद 4 अगस्त को दूसरा मर्डर हुआ। फिर उसके फिर से 9 दिन बाद 13 अगस्त को तीसरा मर्डर हुआ। 9-4-9। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगला मर्डर कल हो 17 अगस्त को। युजाकी कहता है, यार यहाँ तक कि यार ये B और Q कितने सिमिलर हैं। मिसोरा कहती है, कहाँ सिमिलर है? वो कहता है, कैपिटल लेटर्स की बात नहीं कर रहा, स्मॉल लेटर्स में देखो। B और Q एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, बस इन्हें उल्टा घुमा दो तो ये सेम ही है। अब मिसोरा से और नहीं रहा जाता, वो जाती है वॉशरूम अपने मुंह का कुल्ला करने, क्योंकि उसकी चाशनी वाली कॉफी पीकर उसके मुंह का टेस्ट खराब हो गया था। तो वो वॉशरूम में मिरर में देख रही होती है और तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो वापस आती है और उससे कहती है कि B और Q जैसे अपोजिट है। ऐसी विक्टिम्स की बॉडी भी पड़ी हुई थी। पहली बॉडी बैक की तरफ पड़ी हुई थी, दूसरी फ्रंट की तरफ, तीसरी फिर से बैक की तरफ। बैक फ्रंट बैक लाइक B एंड Q। अगर हम उसे बस घुमा दें तो B Q बन जाता है। चैप्टर 4 शिनिगामी। अब हमें इस चैप्टर में बताया जाता है बियॉन्ड बर्थडे के बारे में, जो कि हमारा इस कहानी का रियल किलर है। हमें बताया जाता है उसके पास जन्म से ही शिनिगामी आइज हैं, और उसने अपना नाम बियॉन्ड बर्थडे इसलिए ही रखा क्योंकि शिनिगामी आइज से उसे पता रहता था कि कब कौन मरने वाला है। और जो भी अभी तक उसने तीनों विक्टिम्स को मारा, उसने उन्हें उसी दिन मारा जिस दिन उनकी लाइफ स्पैन खत्म होने वाली थी। तो वो वैसे भी किसी न किसी तरह से उस दिन मरते ही। वो कभी भी किसी शिनिगामी से नहीं मिला, ना ही उसने कोई डील की। इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट कि उसके पास जन्म से ही शिनिगामी आइज थी। और हमें इसका रीजन एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसके पास ये कैसे आ गई, क्यों वो इतना स्पेशल है। अब इन आइज की बदौलत उसे पता था कि कब उसके पापा मरने वाले हैं, कब उसकी मम्मी मरने वाली है। उसके बाद वो अनाथ हो जाता है। बाद में वेमीज हाउस उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। बता रही वो सिर्फ एल का बटलर नहीं है, वो बंदा एल को बनाने वाला है, और वो बहुत ज्यादा अमीर है, जहाँ वो तेज दिमाग वाले बच्चों को रेस करता है। और फिर हमें ये भी बताया जाता है जिसने मिसोरा पर अटैक किया था गली में, वो असल में बियॉन्ड बर्थडे ही था। अब हम फिर से स्टोरी पर आते हैं, जहाँ मिसोरा और युजाकी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं अलग अलग। उसे फिर से चाशनी नहीं पीनी थी। अब अकेले होने का फायदा उठाकर मिसोरा एल को फोन लगाती है, उसे फिर सब चीजों की रिपोर्ट देती है। एल उसे सीधा बोलता है कि देखो, अगला मर्डर 22 अगस्त को ही होने वाला है, और ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अभी तुम्हारे पास 6 दिन है उसे रोकने के लिए। वो कहती है, बट हाउ डू यू नो कि वो 22 को ही मर्डर करेगा? एल कहता है, शायद मुझे शुरू से ही पता था कि किलर कौन है, सो द किलर इज B। अब वो उसे बताता है कि जो वेमीज हाउस था वो दरअसल में दूसरा एल बनाने की तैयारी चलती थी, बिकॉज एल अगर किसी दिन मर गया या उसे कुछ हो गया तो उसकी जगह लेगा कौन, और इस दुनिया को क्राइम से कौन बचाएगा। और इसीलिए वेमीज हाउस में बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो एल के सक्सेसर बन सके। अब उनमें से 2 बच्चे उभर के आते हैं, एक का नाम वो रखते हैं ए और दूसरा B। ए जो था वो एल के सक्सेसर बनने के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और वो सुसाइड कर लेता है, और दूसरा जो B था वो काफी तेज था। लेकिन फिर खबर आती है कि वो वेमीज हाउस छोड़कर भाग गया। उन्हें यही लग रहा था कि वो प्रेशर झेल नहीं पाया, लेकिन ऐसा नहीं था। जो B था वो एल से बहुत ज्यादा ऑब्सेस था, और उसे सरपास करना था, ना कि उसे सक्सीड करना था। और इसीलिए अब वो बियॉन्ड बर्थडे एक क्रिमिनल बनकर उसे चैलेंज कर रहा है। और पता है B ने जानबूझकर लॉस एंजलिस में ये सारे कत्ल किए
अगर तुम सही से नोटिस करोगे तो इस केस का नाम है लॉस एंजल्स बीबी मर्डर केस, और अगर हम इसके इनिशियल्स को सिर्फ उठाएं तो वो बनेगा LABB, और उसके शब्दों में L आफ्टर बियॉन्ड पर डे। वो चाहता था L उसके पीछे आए। अब ये देखकर तुम्हें पता चल गया होगा कि हाउ मच ही ऑब्सेस्ड विद L। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और शेयर भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर ज्वाइन करो। चैप्टर 5 क्लॉक। अब वो तीसरे विक्टिम के घर जाते हैं, जब दीवार से सटे हुए कई सारे स्टफ टॉयज रखे हुए थे और दो एडजेसेंट दीवारों पर उन कीलों के निशान थे जिस पर डॉल ठोकी गई होगी। अब मिसोरा ryuzaki को बताती है कि 22 जुलाई को पुलिस गॉट दी लेटर। 22 जुलाई 2 + 2 4। अब फर्स्ट किलिंग होती है 31 जुलाई। 3 + 1 = 4। अगली किलिंग तो 4 को ही होती है, 4 अगस्त। थर्ड किलिंग ऑन 13 अगस्त। 1 + 3 = 4। देख रहे हो कैसा कनेक्शन बैठ रहा है? इसका मतलब अगला जो मर्डर होगा वो 22 अगस्त को होगा। वो कहती है अब इस हिसाब से पहली किलिंग हुई थी 9 दिन बाद, देन 4 दिन बाद, फिर अगली 9 दिन बाद, और अब ये वाली भी 9 दिन बाद ही होगी। और इस हिसाब से हम फोकस करें तो मुझे लगता है कि अगला जो विक्टिम होगा उसका नाम भी B से स्टार्ट होगा, क्योंकि 9 दिन बाद उसकी मौत होने वाली है, समझे ना? क्योंकि 4 दिन बाद सिर्फ क्वार्टर क्वीन की मौत हुई थी। फिर वो कहता है 1 मिनट, हमारा हेड, लेग और हाथ तीनों डिफरेंट लेंथ के होते हैं, जैसे क्लॉक में हैंड्स होते हैं डिफरेंट लेंथ के। मिसारा कहती है तो वो कहता है तो जिस तरह से विक्टिम की बॉडी पड़ी हुई थी, हो सकता है कि उसने उसे एक क्लॉक की तरह डिस्प्ले करा हो और उससे वो हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो। जो हमारा हेड है वो उसकी सबसे कम लेंथ होती है, तो उसे हम आवर की सुई मान लेते हैं। उसके बाद आर्म, उसे हम मिनट की सुई मान लेते हैं, और लेग जो कि सबसे लंबा होता है उसे हम सेकंड की सुई मान लेते हैं। और उसने एक आर्म और एक लेग उसने इसलिए निकाला क्योंकि क्लॉक में सिर्फ 3 सुइयां होती हैं, तो उसने 2 एक्स्ट्रास हटा दिए। फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि जो ये स्टफ टॉयज रखे हुए थे ये असलियत में क्लॉक की डायरेक्शन बता रहे थे। जो सामने वाली दीवार थी उस पर 12 स्टफ टॉयज रखे हुए थे, यानी कि 12 o'clock उस तरफ है। इधर की दीवार पर 9, इधर की दीवार पर 2 और पीछे की दीवार पर 5। ryuzaki कहता है अगर ये क्लॉक होती तो इधर 3 होने चाहिए थे और इधर 6 होने चाहिए थे, ना कि 2 और 5। मिसोरा कहती है तुमने नोटिस नहीं किया, इन दोनों वॉल्स पर कीलों के निशान हैं, यानी कि हमें वो डॉल्स को भी ऐड करना है जो किलर छोड़ कर गया था। अगर हम इधर ऐड करेंगे तो ये 2 से 3 हो जाएगा और उधर उस डॉल को ऐड करने के बाद वो 6 हो जाएगा, और ये हमारी घड़ी बन गई। और फिर उनका टाइम कैलकुलेट कर आता है 6:15 चैप्टर 6 लास्ट पेज। अब उनकी प्रॉब्लम ये भी थी कि ये साला जो टाइम आया है वो AM में है या PM में है, शाम के 6 हैं या सुबह के 6 हैं। ryuzaki कहता है अगर हम इसे 24 आवर्स में लें तो 6:15 और 18:15। अब काफी रिसर्च करने के बाद ryuzaki उसे बताता है कि 061550 जो ये टाइम था उनका, वो असल में कंस्ट्रक्शन अप्रूवल नंबर है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो कि है पसादेना में। और उन सारे अपार्टमेंट्स में ऐसे 2 लोग रहते हैं। पहली लड़की का नाम है ब्लैकबेरी ब्राउन जिसका रूम नंबर है 1313, और एक लड़का है ब्लू शार्प बेबी स्प्लिट जिसका रूम नंबर है 404। मिसोरा कहती है इनके इनिशियल्स BB से चालू होते हैं, जरूर इन्हीं में से एक बंदा टारगेट है। वैसे मुझे तो ज्यादा लग रहा है ये 1313 रूम वाली, क्योंकि अगर हम 1 और 3 को मिलाएं तो वो असल में B बन जाता है। ryuzaki कहता है मेरे हिसाब से तो हमें उनके रूम में जाकर उन दोनों की जगह ले लेनी चाहिए ताकि किलर को शक ना हो, और वहां जाकर उनकी जगह पर किलर का इंतजार करे। वो उससे कहती है तुम किलर से लड़ पाओगे? वो कहता है हाँ, मैं दिखने में ऐसा हूँ लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ, और वैसे तुम्हें भी तो कैपोरिया की प्रैक्टिस है तो इसलिए तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 22 अगस्त को अरेंजमेंट करके असली ब्लैकबेरी ब्राउन की जगह मिसोरा उसके रूम में बैठी होती है और ryuzaki रूम 404 में बैठा हुआ था। वो दोनों श्योर थे इन दोनों में से एक में तो किलर जरूर आएगा। उसकी L से भी बात होती है, वो उसे बताता है कि उसने उस अपार्टमेंट में 2-3 बंदे लगवा रखे हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने में और तुम्हारी मदद करने के लिए। अब मिसोरा रात के 12 बजे से ही जब दिन शुरू होता है तब से वो उस रूम में रहती है और जगती रहती है। अब खाली बैठे बैठे वो केस के बारे में ही सोच रही थी। अभी तक जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी वो इसलिए सोच रही थी कि उसे लग रहा था कि शायद उसे कुछ और क्लू मिल जाए। तभी सोचते सोचते उसके दिमाग में क्लिक होता है कि ryuzaki को कैसे पता चला कि मुझे कैपोरिया आता है। मैंने तो उसे कभी बताया ही नहीं, बस मैंने फोन पर बात करते हुए एल को बताया था। और जहां तक दिखाने की बात है
तो मैंने उस अटैकर के सामने वो दिखाया था। अब वो काफी डीप थॉट में चली जाती है और उसे काफी सारी चीजें रियलाइज होने लगती हैं। वो फिर तुरंत रियुजाकी को फोन लगाती है, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। वो तुरंत उठकर वहां से भागकर जाती है लिफ्ट की तरफ, जो कि बिजी थी। तो वो सीधा लेती है स्टेयरकेस और सीधा पहुंचती है 4th फ्लोर पर और रूम नंबर 404 में एंटर करती है। वहां 3 रूम थे और दूसरे रूम का लॉक लगा हुआ था। वो उसे चिल्लाकर बोलती है, रियुजाकी रियुजाकी दरवाजा खोलो, लेकिन ना तो वो जवाब दे रहा था और ना ही वो दरवाजा खोल रहा था। फिर वो पिस्टल से फायर करके उसका लॉक तोड़ देती है और जैसे वो अंदर पहुंचती है तो वो देख हैरान हो जाती है, क्योंकि उधर उसे एक जिंदा बॉडी दिखती है जिसमें आग लगी हुई थी। मिसोरा बाहर जाती है, वहां से एक्सटिंग्विशर लेकर आती है और उस पर छिड़क कर उसे बुझाती है, लेकिन तब तक वो बहुत जल चुका था। उसकी पूरी बॉडी काली पड़ गई थी। तभी वहां एक लड़की आती है जो कि एल के कोवर्कर में से एक थी। मिसोरा कहती है, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। उसके बाद मिसोरा उसकी पल्स चेक करती है और उसे महसूस होता है कि हाँ, ये अभी जिंदा है और उसके हाथ में हथकड़ी पहनाती है। रियुजाकी, you are under arrest for killing Billy Bridesmaid, Quarter Queen and Backyard Bottom Slash. And इसी के साथ The Killer Beyond Birthday is under arrest. अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये हुआ क्या है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिसोरा को क्या रियलाइजेशन हुआ। तो जब वो रूम में बैठी सोच रही थी, तब उसे रियलाइज होता है कि जब वो फर्स्ट विक्टिम के घर थी, तब रियुजाकी ने बुक शेल्फ्स को नोटिस किया था कि इसमें से बुक्स गायब हैं। उसी के बाद मिसोरा वो क्लू ढूंढ पाई थी। उसके बाद जब उसने अपनी चाशनी वाली कॉफी उसे पिलाई थी, तो रियुजाकी को पता था कि उसके लिए ये बहुत मीठी है और इसके कारण वो बाद में कुल्ला करने जरूर जाएगी, जहां वो मिरर देखेगी और रिफ्लेक्टिंग वाली चीज को देखकर वो उसे पकड़ पाएगी। अगर तुम्हें याद नहीं है तो उन्होंने जब बी और क्यू का ऑपोजिट दिखाया था कि बी और क्यू कितने सिमिलर हैं, एंड बैक फ्रंट बैक, वो भी वहीं पता चला था। तीसरे विक्टिम के घर पर भी रियुजाकी ने ही बोला था कि हमारे हेड, आर्म और लेग तीनों डिफरेंट लेंथ के होते हैं, लाइक क्लॉक हैंड्स। इन सारी सिचुएशन में उसने उसे क्लू ढूंढ कर दिए जो उसने छुपाए थे, और वो ये चाहता था कि वो ये सारे क्लूज ढूंढ कर 4th मर्डरिंग स्पॉट तक पहुंचे। और हाँ, एक और बात उसे जो खटकी थी कि उसे कैसे पता कि मिसोरा को कैपोरिया आता है। उसने तो उसे कभी ये बताया नहीं था, बस वहां बी की जीभ स्लिप हो गई थी। अब मैं बताऊंगा कि बी ने ये सब कुछ क्यों किया और उसने अपने आप को आग क्यों लगाई। लेकिन हाँ, इतना जान लो कि बी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो बच जाता है। उसके बाद उसे जेल हो जाती है। रियल प्लान ऑफ बी। तो जी हाँ, बी ने अपने आप को खुद आग लगाई थी और यही उसका प्लान था। हाँ, क्रेजी ना। जो उसका 4th विक्टिम था वो खुद था, क्योंकि अगर तुमने नोटिस करा हो तो उसके इनिशियल में भी बी है, बियॉन्ड बर्थडे। अब देखो, बी जो था वो काफी अलग था। दूसरे सब वहां एल के सक्सेसर बनना चाहते थे, लेकिन ये बंदा एल को हराना चाहता था, और वो भी किसी भी हालत में। और इसीलिए फिर इसने ये बीबी मर्डर केस की तैयारी की और ऐसा डिफिकल्ट केस बनाया जिसमें किलर कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा हो और क्लू देकर चैलेंज कर रहा हो कि मुझे पकड़ो। उसे पता था एल, जो कि एक वर्ल्ड ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है, वो ऐसी किसी केस को थोड़ी ना हैंडल करेगा। इसलिए उसने ये केस उसके लेवल तक का बनाया ताकि वो उसके पीछे आए। उसके बाद जब एल मिसोरा को इस केस की छानबीन करने के लिए भेजता है, तो बी रियुजाकी बनकर उसे असिस्ट करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये इसके डिफिकल्ट क्लूज नहीं ढूंढ पाएगी। अब यहीं तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि बी इज सो मच ऑब्सेस्ड विद एल, यहाँ तक कि वो रियुजाकी जब बनता है तो उसका गेटअप बिल्कुल एल की तरह था। अच्छे से उसने मेकअप करके डार्क सर्कल्स वगैरह बनाए थे, लेंसेज लगाए थे, बालों को भी उस तरह से रखा था, उसी की जैसे ड्रेस पहनता है, उसी की जैसे बैठता है, उसी की जैसे चीजें पकड़ता है। लास्ट में उसका यही प्लान था कि वो 4th विक्टिम वो खुद होगा, और आखिरी डॉल कील से गाड़ देता है रूम में और फिर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जला देता है। पता है उसका प्लान क्या था? कि वो ये सोच रहा था कि अगर वो खुद सुसाइड करके 4th विक्टिम बनकर मर जाएगा तो ये केस हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे अब उसने कोई क्लू नहीं छोड़ा। ना ही उन्हें पता है किलर कौन है, और ना ही उन्हें ये पता था कि रियुजाकी असलियत में बी है, क्योंकि उसने तो भेस बदल रखा था। और कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि किलर खुद अपने आप को लास्ट में विक्टिम बनाकर सुसाइड करेगा। फिर एल हमेशा इस केस को लेकर परेशान रहता और उसके जहन में हमेशा ये रहता कि इट इज द ओनली केस ही नेवर एबल टू सॉल्व, और बस इस चीज से एल हार जाता और बी जीत जाता। वो इस बंदे ने अपने कंपटीशन को हराने के लिए अपनी खुद की ही जान ले ली। आज तक मैंने सिर्फ प्यार या दोस्ती में ही जान देते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार दुश्मनी में किसी को जान देते हुए देखा है। सच में यार, ये डिजर्व करता है।
क्या ही लेवल का ऑब्सेशन है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मेलो खतरनाक लगता था, बट भाई ये इज द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इन डेथ नोट एंड मोस्ट साइकोटिक कैरेक्टर आई एवर सीन। लेकिन बी के प्लान को किसने फकअप करा? मिसोरा ने? नहीं, इसमें भी बी की गलती थी। उसने हमेशा से मिसोरा को ना अंडरएस्टिमेट किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो हर वक्त सिर्फ एल के बारे में ही सोचता था और उस पर ही फोकस रखता था, इसलिए उसने कभी मिसोरा पर सही से ध्यान दिया ही नहीं कि वो उसके रास्ते का कांटा बन सकती है। आई मीन एल ने उसे कुछ सोचकर ही हायर करा होगा ना। और हाँ पता है, लास्ट में मिसोरा से एल मिलता है मेट्रो स्टेशन पर। वो निकल रहे होते हैं और उसका चेहरा देखकर, और उसका चेहरा मिसोरा को थोड़ा देखा देखा लग रहा था, बिकॉज रियोजाकी भी। एल ने जब मिसोरा से बात की थी तो उसे उसकी कैपोरिया के बारे में पता चला था, और अब वो उस पर उसे इस्तेमाल करने के लिए जाता है और अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है, इसलिए वो उसे गलती से बहुत खींच कर लात मार देती है, जिसे वो साइड में जाकर गिरता है। तो फिर उसे उठाने के लिए जाती है तो एल कहता है, यार ये वीडियोस में देखने में और असलियत में करने में जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद मिसोरा उसे समझाती है कि तुम ऐसे ही किसी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, सेक्सुअल असॉल्ट इज अ क्राइम। अरे अब कुछ बोलोगे भी? नाम क्या है तुम्हारा वैसे? एल कहता है, यू कैन कॉल मी रियोजाकी। बस यही तो दिखा है। और अब इस बुक में लास्ट लाइन लिखी होती है कि बी को जेल होने के बाद 21 जनवरी 2004 को कैलिफोर्निया के प्रिजन में बियॉन्ड बर्थडे मिस्टीरियसली हार्ट अटैक से मारा जाता है। एंड यू नो हु डिड इट। तो बस यही क्लोज होती है हमारे बीबी केस की फाइल। दबाकर लाइक और शेयर करो, क्योंकि खर्चा हुआ है यार, इस बार नॉवल खरीदी है। वैसे क्वालिटी बहुत सही है। सब्सक्राइब भी करो यार, 300 कराने का मूड है कि नहीं। और हाँ, कमेंट करना अगली वीडियो किस टॉपिक पर। तो अब आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।